हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू द लॉ चेक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी एमओए के बारे में। कंपनी लॉ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एमओए क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एमओए के डिफरेंट क्लॉजेज, कॉन्टेंट्स और एमओए को कैसे ऑल्टर या चेंज किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं कि एमओए होता क्या है। देखो, जब भी कोई कंपनी बनती है ना, तो उसको लीगली रजिस्टर करवाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। उसी डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से एमओए एक मैंडेटरी लीगल डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन यानी जन्म के टाइम फाइल किया जाना ज़रूरी होता है। अब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो एमओए कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट प्लस रूल बुक जैसा होता है। इसमें कंपनी का नाम लिखा होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस का स्टेट लिखा होता है, कंपनी क्या काम करेगी वो ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं, मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी और कंपनी के कैपिटल के बारे में डिटेल में लिखा होता है। इसलिए एमओए को कंपनी का चार्टर भी बोला जाता है, क्योंकि ये कंपनी की आइडेंटिटी, उसका स्कोप और उसकी पावर डिसाइड करता है। कंपनी सिर्फ एमओए के अंदर जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग काम कर सकती है। अगर कंपनी एमओए के बाहर कोई काम करे तो उसको अल्ट्रा वायर्स बोलते हैं, जो लॉ की नज़र में वॉइड होता है। एमओए सिर्फ कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हो कंपनी के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के प्रोटेक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें क्लियर पता होता है कि कंपनी का पर्पस क्या है और पैसा किस काम में यूज़ होगा। ये डॉक्यूमेंट कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के दिन से इफेक्टिव हो जाता है और कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों पर बाइंडिंग रहता है। तो अब एक बार हम इसकी स्टैट्यूटरी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मीन्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any previous company law or of this act। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, हम इसको थोड़ा सिंपल समझते हैं। तो सेक्शन 2 क्लॉज 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब है कि कंपनी का वो मेमोरेंडम जो या तो ओरिजिनली बनाया गया था जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, या फिर जो टाइम टाइम पर ऑल्टर किया गया हो, चाहे पुराने कंपनी लॉ के अंडर हो या फिर अभी जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अंडर हो। यानी जो पहला एमओए कंपनी बनाने के टाइम तैयार होता है, प्लस बाद में जो भी वैलिड ऑल्ट्रेशन मतलब चेंजेस उसमें की जाती हैं, ये दोनों मिलके एमओए कहलाते हैं। ये डॉक्यूमेंट कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है, कंपनी के पावर्स के स्कोप और लिमिट्स डिफाइन करता है, और ये एक स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट है जो कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों पर बाइंडिंग होता है। So we can say that MOA is the basic constitutional document of the company which defines its power, scope of activities and limits and operates as its charter। तो अब हम बात करते हैं पर्पस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एंड इसको आप लोग पॉइंट्स में याद रख सकते हो, ये एग्ज़ाम के लिए डायरेक्ट हेडिंग्स बन जाती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि कंपनी की आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। अब एमओए में कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस का स्टेट, ऑब्जेक्टिव्स, कैपिटल स्ट्रक्चर और मेंबर्स की लायबिलिटी क्लियर लिखी होती है। इससे कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन के रूप में सामने आती है, बाकी सब एंटिटीज से अलग। दूसरा पॉइंट बोलता है कि ये कंपनी का चार्टर है। मतलब एमओए को चार्टर ऑफ द कंपनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही फंडामेंटल कंडीशंस बताता है जिनके बेसिस पर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। कंपनी का एग्जिस्टेंस, स्ट्रक्चर और उसका वर्किंग का बेसिक फ्रेमवर्क इसी डॉक्यूमेंट से आता है। थर्ड पॉइंट बोलता है कि ये कंपनी की एक्टिविटीज़ का स्कोप फिक्स करती है। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट क्लोज है वो क्लियरली बताता है कि कंपनी क्या काम कर सकती है और क्या काम नहीं कर सकती। कंपनी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एमओए में लिखे ऑब्जेक्ट्स के अंडर ही ऑपरेट कर सकती है। अगर वो उसके बाहर जाकर मतलब एमओए से बाहर जाकर अगर कोई भी काम करती है तो वो एक्ट अल्ट्रा वायर्स एक्ट कहलाता है, मतलब वो एक्ट वॉइड माने जाते हैं। फोर्थ पॉइंट सेज दैट ये पावर को लिमिट करता है, अल्ट्रा वाइज कंसेप्ट मतलब कि लिमिट करता है कंपनी की पावर को। कैसे? अब एमओए कंपनी के पावर्स पर बाउंड्री लगा देता है। अगर कंपनी एमओए के बाहर कोई एक्ट करे तो वो अल्ट्रा वायर्स और वॉइड माना जाता है, चाहे शेयर होल्डर्स ने अप्रूव भी किया हो, मतलब फिर भी वो एक्ट क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। एंड ये जो डॉक्ट्रिन है अल्ट्रा वायर्स,
ये भी किससे डराइव हुई है, MOA से ही डराइव हुई है। और इफ़ अ कंपनी परफॉर्म्स एन एक्ट बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट्स और पावर स्टेटेड इन MOA, मतलब अगर कोई भी कंपनी जो है अगर कोई भी काम करती है किससे बाहर जाके, MOA से बाहर जाके, तो वो सारे एक्ट्स हमारे इनवैलिड और अनइन्फोर्सिएबल कहलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोटेक्शन टू शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स का पैसा सिर्फ उन्हीं पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है जो ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखे गए हैं। इससे फंड मिसयूज़ का रिस्क कम हो जाता है। जैसे मतलब मैनेजमेंट खुद से कोई भी अनऑथराइज्ड या रिस्की वेंचर स्टार्ट नहीं कर सकती, जिसकी वजह से ये प्रिवेंट करता है मिसयूज़ ऑफ फंड्स एंड शेयर होल्डर्स का पैसा प्रोटेक्टेड रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटेक्शन टू क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स MOA देख के समझ लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कैपिटल कितनी है और मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड। इसके बेसिस पर वो डिसाइड करते हैं कि कंपनी को क्रेडिट देना सेफ रहेगा उनके लिए या फिर रिस्क काम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है इट डिफाइंस द लायबिलिटी ऑफ मेंबर। तो जो लायबिलिटी क्लॉज है MOA का, वो स्पेसिफाई करता है कि मेंबर्स की किस टाइप की लायबिलिटी होगी, वेदर इट इज़ लायबिलिटी बाय शेयर्स, लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स और अनलिमिटेड गारंटी। तो इससे हमें क्लैरिटी और लीगल सर्टेनिटी मिलती है मेंबर्स को कि उनका फाइनेंस, मतलब जो भी वो पैसा लगा रहे हैं, जो भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कंपनी में, वो उनके लिए सही है या नहीं है। नेक्स्ट इट डिटरमाइंस द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। तो जो कैपिटल क्लॉज है वो स्टेट करता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी होगी एक कंपनी की, और वो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल शेयर्स के अंदर कितने शेयर्स में डिवाइड होगी। और ये लिमिट करता है, मतलब एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जितना एक कंपनी रेज कर सकती है विदाउट ऑल्टरिंग MOA, उसको बताता है। मतलब एक सर्टेन जो भी उनका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होगा वो उतना या फिर उससे कम ही अपना कैपिटल रेज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा जाकर मतलब ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल से ज़्यादा पैसे को रेज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ इट इज़ कंसीडर्ड एज द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन। तो MOA को एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट माना जाता है जो कि फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और MOA के बिना एक कंपनी रजिस्टर नहीं की जा सकती, देयरफॉर वो लीगली फॉर्म भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट इज़ MOA रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड एक्सटर्नल पार्टीज़। इसका सिंपल मतलब है जब कोई बाहर वाला, मतलब आउटसाइडर, जैसे सप्लायर, कस्टमर, क्रेडिटर, बैंक्स कंपनी के साथ डील करता है तो वो देख सकता है कि कंपनी के पावर्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। MOA क्लियरली बताता है कि कंपनी किस टाइप का बिजनेस कर सकती है, कितनी कैपिटल है, मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। टू आउटसाइडर तो आउटसाइडर को ये आइडिया हो जाता है कि कंपनी क्या क्या लीगली कर सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है दैट आउटसाइडर्स आर प्रिज्यूम टू हैव कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ इट्स कंटेंट। अब लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि जो भी आउटसाइडर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसने MOA पढ़ा हुआ है या पढ़ सकता था, क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। इसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलते हैं, यानी चाहे उसने एक्चुअली MOA ना भी पढ़ा हो फिर भी लॉ मानता है कि उसको MOA के कंटेंट का नॉलेज है, इसलिए वो बाद में ये नहीं बोल सकता कि मुझे पता ही नहीं था कि कंपनी के पास ये पावर नहीं थी। मतलब अगर कंपनी के MOA में लिखा ही नहीं है कि वो रियल एस्टेट बिजनेस करेगी और कोई आउटसाइडर उसके साथ रियल एस्टेट का कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तो बाद में आउटसाइडर ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता कि उसको पता ही नहीं था। तो इस केस में लॉ बोलता है कि तुम्हें MOA चेक करना चाहिए था। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है पब्लिक डॉक्यूमेंट ओपन फॉर इंस्पेक्शन। तो MOA इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन। मतलब MOA रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल होता है, इसलिए कोई भी पर्सन खुद जाकर या फिर ऑनलाइन उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सीक्रेट नहीं है। इसका पर्पस ट्रांसपेरेंसी को लेकर आना है। जो भी कंपनी के साथ डील करे वो पहले ही देख सकता है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट, कैपिटल और उसकी पावर्स क्या क्या हैं। एनी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज डीम टू नो इट्स कंटेंट। जो भी कंपनी के साथ डील करता है उसके बारे में कंपनी ये अज्यूम करता है कि उसने MOA पढ़ा हुआ है, या पढ़ता तो उसे कंटेंट पता चल जाते, इसलिए वो इग्नोरेंस का एक्सक्यूज़ नहीं ले सकता। इसी वजह से कहा गया कि इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन कॉर्पोरेट डीलिंग्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट ओपन भी है और लॉ आउटसाइडर्स पर ड्यूटी भी डाल देता है कि पहले चेक करो फिर कॉन्ट्रैक्ट करो। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है दैट इट गाइड्स द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। MOA मैनेजमेंट को गाइड करता है, मतलब डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेते वक्त MOA को अपना बेस बनाते हैं, क्योंकि इसी में लिखा होता है कि कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। इससे डिसीजन मेकिंग और कॉरपोरेट गवर्नेंस
ऑर्डर में जो ऑर्डर होता है वो मेंटेन रहता है, और यहाँ पे रैंडम या पर्सनल चॉइस पे जो हमारा सिस्टम है वो चल नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है दैट इट प्रिवेंट्स आर्बिट्ररी एक्शंस बाय डायरेक्टर्स। तो एमओए डायरेक्टर्स को लिमिट भी करता है, मतलब डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से एमओए के बाहर जाकर कोई भी काम नहीं कर सकते, उनकी पावर्स एमओए के अंदर ही रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं। अगर सारे शेयर होल्डर्स मिलकर भी अग्री हो जाएं फिर भी एमओए के स्कोप के बाहर का एक्ट वैलिड नहीं होता। इससे डायरेक्टर्स के आर्बिट्ररी, पर्सनल या मिसयूज़ वाले एक्शंस कंट्रोल रहते हैं। नेक्स्ट इट इज़ द फाउंडेशन फॉर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एमओए के सबॉर्डिनेट होते हैं, मतलब एओए को एमओए के साथ मैचिंग करना पड़ता है। एओए कभी भी एमओए को ओवरराइड या कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता, इसलिए एमओए मेन कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट माना जाता है और आर्टिकल्स उसके डिटेल्स रूल होते हैं। तो इसे इट इज़ अ लीगल एविडेंस ऑफ कंपनीज पावर। तो एमओए को लीगल एविडेंस माना जाता है, मतलब एमओए लीगल एविडेंस का काम करता है। जब कोई डिस्प्यूट हो जाए, जैसे कोर्ट में क्वेश्चन आए कि कंपनी को ये काम करना चाहिए था, मतलब कंपनी के पास ये पावर थी या नहीं थी, तो एमओए को देखा जाता है। एमओए कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और उसके पावर क्या हैं, इसलिए कोर्ट और रेगुलेटर्स इस पर रिलाई करते हैं। नाउ इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग जुरिस्डिक्शन। एमओए से कोर्ट का जुरिस्डिक्शन भी डिसाइड होता है, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज में जो स्टेट मेंशन होता है वही डिसाइड करता है कि कौन सा आरओसी कौन से स्टेट कोर्ट्स और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ पर कंपनी पर अप्लाई होंगे। मतलब अगर एमओए में रजिस्टर्ड ऑफिस हिमाचल प्रदेश लिखा है तो नॉर्मली वहीं के आरओसी कोर्ट्स के पास कंपनी के केसेस और फाइलिंग्स जाएंगे। नेक्स्ट इट फैसिलिटेट्स इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। तो एमओए इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बिल्ड करता है। एमओए में कंपनी के ऑब्जेक्ट्स, कैपिटल और लायबिलिटी क्लियरली डिस्क्लोज्ड होते हैं, तो इन्वेस्टर्स को ट्रांसपेरेंट पिक्चर मिलती है कि कंपनी क्या करेगी और कितना रिस्क है। क्लियर इन्फॉर्मेशन से शेयर होल्डर, लेंडर और दूसरे स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कंपनी फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करेगी। इट इंश्योर्स सर्टेनिटी एंड स्टेबिलिटी इन ऑपरेशंस। तो एमओए कंपनी को स्टेबल और प्रिडिक्टेबल बनाता है। एमओए को चेंज करना इजी नहीं होता, लॉ स्ट्रिक्ट प्रोसीजर देता है, इसलिए कंपनी बार बार अपने बेसिक ऑब्जेक्ट्स या स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती। इससे बिजनेस एक्टिविटीज़ में सर्टेनिटी आती है। शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि कंपनी का लॉन्ग टर्म डायरेक्शन क्या है। एंड लास्ट पॉइंट इज़ दैट एमओए लीगल कंप्लायंस इंश्योर करने में हेल्प करता है। एमओए कंपनी को रिमाइंड करता है कि उसे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रहकर ही काम करना है, क्योंकि वही एक्ट एमओए का फॉर्मेट और लिमिट सेट करता है। अगर कंपनी एमओए के बाहर या एक्ट के अगेंस्ट कुछ करेगी तो वो इलीगल, अनऑथराइज्ड माना जा सकता है, इसलिए एमओए इनडायरेक्टली कंपनी को लो कंप्लायंट बनाए रखता है। तो अब हम देखते हैं कॉन्टेंट्स एंड क्लॉजेज ऑफ एमओए। तो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग हर एमओए में कुछ एसेंशियल क्लॉजेज होते हैं, जैसे नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जिसे हम सिचुएशन क्लॉज भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो हम इनको वन बाय वन एक सिंपल वे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेम क्लॉज की। तो नेम क्लॉज कंपनी का ऑफिशियल लीगल नेम बताता है। जो नाम एमओए में लिखा है वही नाम लीगली कंपनी का नाम माना जाता है, इसी से कंपनी रजिस्टर होती है। ये नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से आइडेंटिकल या बहुत मिलता जुलता नहीं हो सकता, वरना कन्फ्यूजन और मिसरिप्रेजेंटेशन हो सकती है। नाम सेंट्रल गवर्नमेंट को अनडिज़ायरेबल नहीं लगना चाहिए और कंपनीज इन कॉरपोरेशन रूल्स 2014 के रूल्स फॉलो करने चाहिए। पब्लिक कंपनी के लास्ट में वर्ड लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड और ओपीसी के लास्ट में ओपीसी लिखा होना कंपलसरी होता है। कुछ स्पेशल एक्टिविटीज़ जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा के वर्ड्स तभी यूज़ हो सकते हैं जब प्रॉपर अप्रूवल हो। कंपनी किसी दूसरे नाम से बिजनेस नहीं कर सकती। नेम क्लॉज ही कंपनी को आइडेंटिफाई करता है और दूसरी कंपनी से अलग दिखाता है। अब बात करते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज की। तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज बताता है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है। एमओए में एग्जैक्ट फुल एड्रेस देना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ स्टेट, यूनियन टेरिटरी मेंशन करना इनफ होता है।
इसी स्टेट के बेसिस पर डिसाइड होता है कौन सा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कंपनी पर अप्लाई करेगा, यानी जुरिस्डिक्शन फिक्स हो जाती है। यही वो जगह है जहाँ स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं और जहाँ लीगल नोटिस, कोर्ट समन्स और गवर्नमेंट कम्युनिकेशन ऑफिशियली रिसीव होती है। अगर कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट करना चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल और एमओए में ऑल्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है। तो अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्लोज की। तो ऑब्जेक्ट क्लोज सबसे इम्पॉर्टेंट क्लोज माना जाता है क्योंकि ये बताता है कंपनी किस पर्पस के लिए बनी है और क्या क्या काम कर सकती है। इस क्लोज में क्लियरली लिखा होता है कि कंपनी का मेन बिजनेस क्या है और वो लीगली कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकती है। कंपनी इन ऑब्जेक्ट्स के बाहर कोई बिजनेस नहीं कर सकती। अगर करेगी तो वो अल्ट्रा वायर्स यानी एमओए से बाहर और वॉइड माना जाएगा। ये क्लोज शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि उनका पैसा सिर्फ ऑथराइज्ड ऑब्जेक्ट्स में ही यूज़ हो सकता है, और क्रेडिटर्स को भी प्रोटेक्ट करता है, और क्योंकि उन्हें कंपनी के रिस्क प्रोफाइल और नेचर ऑफ बिजनेस पता होता है। ऑब्जेक्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा मेन ऑब्जेक्ट्स। तो ये कंपनी की प्राइमरी प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ होती हैं जो बिजनेस शो करती हैं। कंपनी के मेजर ऑपरेशन इन्हीं मेन ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड रहते हैं। सबसे सेकंड आता है हमारा इंसिडेंटल और एंसिलियरी ऑब्जेक्ट्स। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो मेन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए नेसेसरी या हेल्पफुल होती हैं। इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये सिर्फ मेन ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करने के लिए होती हैं। थर्ड आती हैं हमारी अदर ऑब्जेक्ट्स। तो फ्यूचर में कंपनी और क्या बिजनेस कर सकती है वो यहाँ ऐड किया जा सकता है, लेकिन इन अदर ऑब्जेक्ट्स को स्टार्ट करने के लिए हमें जो भी रिक्वायर्ड प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट क्लॉज बात करता है लाइबिलिटी क्लॉज की। तो लाइबिलिटी क्लॉज बताता है मेंबर की लाइबिलिटी का नेचर क्या है, लिमिटेड या फिर अनलिमिटेड। तो क्लॉज क्लियरली मेंशन करता है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है या फिर अनलिमिटेड कंपनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो मेंबर की लाइबिलिटी सिर्फ उतने अमाउंट तक होती है जितना उन्होंने अपने शेयर्स पर अभी तक पे नहीं किया है, और अगर उन्होंने अपने सारे शेयर्स पर पे कर रखा है तो मेंबर की कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो मेंबर एक फिक्स्ड अमाउंट गारंटी करते हैं जो वाइंडिंग अप के टाइम पर पे करनी होती है। एंड थर्ड इज अनलिमिटेड कंपनी। तो मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ज़रूरत पड़ने पर पर्सनल एसेट्स भी डेट्स चुकाने के लिए यूज़ हो सकते हैं। इस क्लोज में मेंबर को अपना फाइनेंशियल रिस्क क्लियर पता चल जाता है और क्रेडिटर्स भी यही देखकर सिक्योरिटी जज करते हैं। नेक्स्ट क्लोज है हमारा कैपिटल क्लोज। तो कैपिटल क्लोज कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का डिटेल देता है। इसमें लिखा होता है कि टोटल कैपिटल विद विच कंपनी इज़ रजिस्टर्ड, कैपिटल कितने शेयर्स में डिवाइडेड है और हर शेयर का फेस वैल्यू कितना है। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी की कैपिटल ऑथराइज शेयर कैपिटल है 10 लाख और उसको डिवाइड किया गया इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स, तो उसकी हर एक शेयर की वैल्यू कितनी है, मतलब फेस वैल्यू कितनी है, वो 10 रुपीज़ है। तो ये मैक्सिमम कैपिटल शो करता है जो कंपनी रेज कर सकती है बिना एमओए को ऑल्टर किए। फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर हमारी जो कंपनी है वो 10 लाख तक अपना जो कैपिटल को रेज कर सकती है, और अगर कंपनी को 10 लाख से ज़्यादा कैपिटल को रेज करना है तो उसे अपने जो कैपिटल क्लोज है उसको ऑल्टर करना पड़ेगा, और इन्वेस्टर्स को इसी क्लॉज से कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर और ऑनरशिप पैटर्न समझ में आता है। अब हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन क्लॉज की। तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज उन लोगों का डिटेल देता है जो कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे हम सब्सक्राइबर्स या फर्स्ट मेंबर बोलते हैं। इस क्लॉज में हर सब्सक्राइबर का नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, कितने शेयर सब्सक्राइब किए गए हैं, ये सब लिखा होता है। हर सब्सक्राइबर कम से कम एक शेयर लेने के लिए अग्री करता है और ये साइन करके शो करता है कि वो कंपनी को फॉर्म करना चाहता है। एमओए पर इन सब्सक्राइबर्स के सिग्नेचर होते हैं और एक विटनेस भी साइन करता है जो ये प्रूव करता है कि ये लोग अपनी मर्जी से कंपनी को क्रिएट कर रहे हैं। एंड ये जो हमने 6 क्लॉजेस पढ़े ये मिलकर एमओए की कोर कंटेंट बनाते हैं। अब हम समझते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए। तो सबसे पहले समझो ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए का बेसिक मतलब क्या है। तो ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए का मतलब है एमओए के किसी भी क्लॉज में चेंज करना, चाहे वर्डिंग चेंज करो, कुछ ऐड करो या कुछ डिलीट करो, लेकिन कंपनी अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज नहीं कर सकती। एमओए सिर्फ उतने ही हद तक ऑल्टर हो सकता है जितना कंपनीज एक्ट 2013 उसे अलाउ करता है, वरना ऑल्ट्रेशन वाइड माना जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ऑल्ट्रेशन तभी इफेक्टिव माना जाता है जब लॉ के सारे प्रोसीजर फॉलो हो जाते हैं और ऑल्टर्ड एमओए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर हो जाता है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज। तो नेम क्लॉज चेंज करना मतलब कंपनी का नाम चेंज करना। कंपनी अपना नाम अब दो तरीके से चेंज कर सकती है, या तो अपना पूरा नाम चेंज करके, जैसे ABC प्राइवेट लिमिटेड से वो कर दे अपना नाम चेंज XYZ प्राइवेट लिमिटेड, या फिर कंपनी का टाइप चेंज कर, अपने वो कंपनी का टाइप चेंज कर दे। फॉर एग्जांपल वो प्राइवेट से बना दे ABC पब्लिक सिर्फ लिमिटेड, सॉरी ABC लिमिटेड कर दे, मतलब अपने आप को प्राइवेट पब्लिक में कन्वर्ट कर दे। या फिर कोई अगर ये पब्लिक कंपनी है तो ये अपने आप को क्या कर दे, ABC प्राइवेट लिमिटेड कर दे। तो ऐसे या दो तरीके से हो सकता है, तो अपना पूरा नाम चेंज करके, या फिर वो अपना क्या कर सकती है, अपने टाइप चेंज करके अपना नाम जो है वो चेंज कर सकती है। अब जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना ज़रूरी होता है। नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है, लेकिन अगर सिर्फ प्राइवेट वर्ड ऐड या हटा रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। नया नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से या बहुत सिमिलर, आइडेंटिकल या फिर बहुत ज़्यादा सिमिलर नहीं होना चाहिए, और लॉ के हिसाब से अनडिज़ायरेबल भी नहीं होना चाहिए। जब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर रिक्वायर्ड हो तो अप्रूव कर दे और ROC फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दे, तभी नेम चेंज लीगली इफेक्टिव माना जाता है। उसके बाद MOA और AOA या फिर और जितने भी सारे स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स, लेटर हेड डॉक्यूमेंट्स में नया जो नाम होगा वो सब्सटीट्यूट करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे ऑल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में चेंज डिपेंड करता है ऑफिस कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहा है। अगर वो सेम सिटी या फिर टाउन के अंदर शिफ्ट हो रहा है तो सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना इनफ है। सेम स्टेट के एक सिटी से दूसरे सिटी में शिफ्ट हो रहा है तो इसके लिए कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ प्रोसीजर थोड़ा हेवी है, तो यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल मैंडेटरी होती है। कंपनी को एक इंग्लिश और लोकल या फिर वर्निकुलर लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर होता है उसमें नोटिस पब्लिश करना होता है, और क्रेडिटर्स डिबेंचर होल्डर्स को इंडिविजुअल नोटिस देना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट तभी अप्रूव करेगी जब उसे लगेगा कि क्रेडिटर्स के राइट्स अफेक्ट नहीं हो रहे हैं और डेट्स के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट है। ऑल्टर्ड MOA दोनों स्टेट्स के ROC के पास रजिस्टर करना होता है, तभी जो भी चेंज होगा वो इफेक्टिव माना जाएगा। फिर सारे स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स में नया रजिस्टर्ड ऑफिस को भी अपडेट करना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज की। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज कंपनी का पर्पस और एक्टिविटीज़ बताता है, इसलिए इसमें चेंज करने पर लो थोड़ा स्ट्रिक्ट है। ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर करने के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मेन ऑब्जेक्ट को आपको चेंज करना है, नए ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना है, या फिर कोई पुराने ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है। तो यहाँ पे प्रोसीजर या फिर कंडीशंस क्या क्या होगी, तो कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना ज़रूरी है। नए और ऑल्टर्ड ऑब्जेक्ट्स लॉफुल होने चाहिए और पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होने चाहिए और एक्ट के स्कोप के अंदर होने चाहिए। और जो ऑल्टर्ड MOA है उसको ROC के पास फाइल करना पड़ता है। अगर कंपनी ने पब्लिक से प्रोस्पेक्टस के थ्रू पैसा रेज किया है तो जो पैसा अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, मतलब जो अनयूटिलाइज्ड मनी है, उसका डिस्क्लोजर करना होगा। जो सब शेयर होल्डर्स नए ऑब्जेक्ट से अग्री नहीं करते उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, मतलब एग्जिट की, कि उनको आपको छोड़कर जाना है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, तो उसकी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ऑल्ट्रेशन ROC के पास रजिस्टर होने के बाद ही इफ़ेक्टिव होता है, और उसके बाद भी कंपनी अगर ऑल्टर्ड ऑब्जेक्ट से बाहर काम करेगी तो वो भी एक्ट, वो सारे एक्ट भी हमारे क्या माने जाएंगे, अल्ट्रा वायर्स ही माने जाएंगे। अब लाइबिलिटी क्लॉज क्या बोलता है, तो लाइबिलिटी मतलब ऑल्ट्रेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज। तो लाइबिलिटी क्लॉज में मेंबर की लाइबिलिटी का टाइप लिखा होता है, जैसे लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी या फिर अनलिमिटेड कंपनी। तो कंपनी मेंबर्स की लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं कर सकती बिना उन पर्टिकुलर मेंबर के रिटन कंसेंट के। लिमिटेड लाइबिलिटी को अनलिमिटेड लाइबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए लॉ के स्पेशल प्रोविजंस फॉलो करने होंगे और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। कोई भी ऑल्ट्रेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स या क्रेडिटर्स के राइट्स को प्रेजुडाइज करे या फिर उनकी जो लाइबिलिटी है उनको इंक्रीज करे। जैसे बाकी क्लॉजेस के साथ है वैसे ही लाइबिलिटी क्लॉज का ऑल्ट्रेशन भी तभी इफेक्टिव होगा जब ROC के पास रजिस्टर हो जाए। अब हम बात करेंगे ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज। तो कैपिटल क्लॉज में ऑल्ट्रेशन का मतलब मेनली शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करना है। नॉर्मली कंपनी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से जब तक AOA स्पेशल रेजोल्यूशन ना मांगे ये काम कर सकती है। तो कंपनी अपने ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर सकती है।
फॉर एग्जांपल एमओए में लिखा है कि ऑथराइज्ड कैपिटल है हमारी 10 लाख रुपीज़, जिसको डिवाइड किया गया है 1 लाख शेयर्स के अंदर, जिसकी वैल्यू ₹10 है फॉर ईच शेयर। तो कंपनी को फ्यूचर में ज़्यादा पैसा रेज करना है, इसलिए वो ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज़ करके 20 लाख रुपीज़ करना चाहती है। अब कंपनी 2 लाख शेयर्स को इशू करेगी विद ₹10 ईच तक इशू को रेज़ कर सकती है, या कोई भी न्यू स्ट्रक्चर को जो भी रेजोल्यूशन में डिसाइड होगा वो रख सकती है। पहले सीलिंग 10 लाख थी, अब ऑल्ट्रेशन के बाद सीलिंग क्या हो गई हमारी 20 लाख हो गई है। यानी पहले कंपनी मैक्सिमम 10 लाख तक शेयर इशू कर सकती थी, अब एमओए चेंज करके उसने लिमिट 20 लाख कर ली है। यही ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज़ करना है। नेक्स्ट आता है कंसोलिडेट एंड डिवाइड शेयर्स इनटू लार्जर वैल्यू शेयर। अब कंसोलिडेशन का मतलब छोटे वैल्यू वाले शेयर्स को जोड़कर बड़ा वैल्यू का शेयर बना देना। फॉर एग्जांपल पहले 1 लाख इक्विटी शेयर्स थे जिसकी वैल्यू ₹10 थी ईच, और जिसमें से हम 1 लाख शेयर्स जो है वो इशू कर रहे थे। अब हमने देखा कि कंपनी डिसाइड करती है कि अब 20,000 शेयर्स होंगे जिसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 50,000 होगी ईच। तो 20,000 इंटू 50 करेंगे तो 10 लाख ही रहेगा, मतलब टोटल कैपिटल सेम रहेगी, बस अब शेयर का जो फेस वैल्यू था मतलब 10 से बढ़कर वो कितनी हो गई है 50 हो गई है, और जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो भी 1 लाख से कम होकर कितने हो गए 20,000 हो गए हैं। नेक्स्ट इज़ फुली पेड शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करना। ये थोड़ा थियोरेटिकल है बट सिंपल एग्जांपल से समझो तो मिस्टर ए के पास 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच है जो कि फुली पेड है, मतलब 1000 इक्विटी शेयर्स हैं उनके पास ऑफ ₹10, मतलब 10,000 के शेयर्स हैं उनके पास, ठीक है। तो कंपनी रेजोल्यूशन पास करती है कि फुली पेड अप शेयर को, मतलब ये जो इनके फुली पेड अप शेयर है इनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसके अंदर, स्टॉक के अंदर। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कन्वर्ट फुली पेड शेयर इनटू स्टॉक, मतलब अब ए के पास 10,000 स्टॉक होगा, स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स का रेफरेंस नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज सब डिवाइड शेयर्स इनटू स्मॉलर वैल्यू शेयर। अब इस केस में यहाँ बड़े वैल्यू वाले शेयर्स को छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। अब पहले 1 लाख शेयर्स थे, यहाँ पे 1 लाख शेयर्स थे ऑफ ₹10 ईच। अब कंपनी डिसाइड करती है कि अब फेस वैल्यू को हम कितना कर देंगे ₹5 ईच कर देंगे, और अब ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इसकी वैल्यू को और इस वैल्यू को, मतलब इनकी कैलकुलेशन की वैल्यू को सेम रखने के लिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो इंक्रीज़ करके कितने कर देते हैं 2 लाख कर देते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कि सब डिवाइड कर दिया शेयर को इनटू स्मॉलर वैल्यू शेयर, मतलब जो वैल्यू ऑफ शेयर है उसको गिरा देना। अब नेक्स्ट आता है कैंसल शेयर नॉट टेकन और अग्रीड टू बी टेकन। अब ये कैंसलेशन सिर्फ उन शेयर्स का होता है जो कंपनी ने अभी तक इशू भी नहीं किए। फॉर एग्जांपल ऑथराइज्ड कैपिटल है वही 10 लाख, इशूज शेयर किए उन्होंने 1 लाख जिसकी वैल्यू है ₹10 ईच। तो इशू कैपिटल उसके अंदर से, मतलब अभी तक सिर्फ उन्होंने 6 लाख इशू किए हैं, मतलब 60,000 शेयर्स को ही इशू किया है। और कौन से शेयर्स इशू नहीं किए, बचे हुए शेयर्स, मतलब 40,000 शेयर्स अभी भी उनके पास पड़े हुए हैं, मतलब अभी तक उन्होंने इस चीज़ को इशू भी नहीं किया है। तो इसमें कंपनी देखती है कि इतनी कैपिटल की उनको रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो वो डिसाइड करती है कि जो 40,000 अनइशूड शेयर्स हैं इनको क्या कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। तो ये न्यू ऑथराइज्ड कैपिटल बन जाती है उनकी, मतलब ये 6 लाख है इसको अपनी वो न्यू ऑथराइज्ड कैपिटल बना लेते हैं। यहाँ किसी शेयर होल्डर का पैसा अफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि कैंसिल वही शेयर्स हो रहे हैं जो अभी तक इशू ही नहीं किए गए, सिर्फ एमओए में कैपेसिटी लिखी थी। तो अब वापस से ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज पे आते हैं। तो कैपिटल क्लॉज में ऑल्ट्रेशन का मतलब मेनली शेयर कैपिटल के स्ट्रक्चर को चेंज करना है। नॉर्मली कंपनी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से जब तक एओए स्पेशल रेजोल्यूशन ना मांगे ये काम कर सकती है, लेकिन अगर शेयर कैपिटल को रिड्यूस करनी हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस एनसीएलटी की अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है, और ऑल्टर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर आरओसी के पास फाइल करना होता है। एमओए और एओए दोनों में अपडेट करना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन के बाद ही ऑल्ट्रेशन इफेक्टिव में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑल्ट्रेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज नॉर्मली चेंज नहीं होता क्योंकि ये ओरिजिनल सब्सक्राइबर्स के नाम और उनके सब्सक्राइब्ड शेयर्स का रिकॉर्ड होता है, एक तरह का बेसिक कॉन्ट्रैक्ट। जनरल रूल ये बोलता है वंस इन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो जाए तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज ऑल्टर नहीं किया जा सकता, एक्सेप्शनली ही ऑल्ट्रेशन अलाउ होता है, जैसे कोई क्लरिकल या फिर टाइपोग्राफिकल मिस्टेक और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल मिल जाए। सब्सक्राइबर्स उन्हीं शेयर्स को लेने के लिए बाउंड होते हैं जो उनके नाम के सामने लिखे गए हैं। उनकी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को डिस्टर्ब करने वाला चेंज अलाउ नहीं होता, मतलब चेंज को अलाउ नहीं किया जा सकता।
दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब कंक्लूजन में एक बार एमओए को एक लाइन में याद रखते हैं। तो एमओए कंपनी का चार्टर है। यही डॉक्यूमेंट कंपनी की आइडेंटिटी, पावर, स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़, कैपिटल, मेंबर की लायबिलिटी और आउटसाइडर्स के साथ रिलेशनशिप को सब कुछ डिसाइड करता है। कंपनी सिर्फ एमओए के अंदर लिखे ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही काम कर सकती है। अगर वही वो लिमिट्स के बाहर जाती है तो एक्ट्स अल्ट्रा वायर्स और वॉइड हो जाते हैं। इसलिए एमओए शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स सबके प्रोटेक्शन का बेस है। इसलिए जब भी आप कंपनी लॉ पढ़ो तो एमओए को हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट समझो। बाकी सारे टॉपिक्स जैसे एओए, अल्ट्रा वायर्स, ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, सब इसी टॉपिक से कनेक्टेड हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि आगे के कंपनी लॉ के कॉन्सेप्ट्स भी आप इजी वे में समझ सको। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।